हेलो, कैसे हैं आप लोग? रेडी? एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सत्ता और उत्तरदायित्व। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है यूपीएससी में थिंकर्स के साथ इसमें जोड़ा आता है प्रश्न, तो यहाँ पे भी मैं आपको डील कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट जब थिंकर्स पढ़ाऊँगा इससे रिलेटेड वहाँ पे भी इस टॉपिक को मैं पुनः एक रिवाइज फॉर्म में याद आपको दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा। एज यूजुअल, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट थ्योरी एंड फैक्टर अफेक्टिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फाइनली कंक्लूजन। क्या है सत्ता? सत्ता को कार्य कराने की कला के रूप में भी परिभाषित किया गया है। सत्ता और उत्तरदायित्व संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संगठन में विभिन्न पदाधिकारियों के मध्य जो कार्यों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, उन कार्यों को प्रॉपर या प्रभावशाली तरीके से संचालित करने के लिए सत्ता का होना आवश्यक है। इसीलिए मूने एवं रैले ने सत्ता को सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर की संज्ञा दी है। यह सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति है। अब एक नया शब्द आ गया, शक्ति। तो शक्ति और सत्ता ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। पावर को हम बोलते हैं कोरेसिव, बल पे आधारित। आप किसी का आदेश का पालन करते हो भय के कारण, कोई भी भय हो सकता है, गन मसल्स मैन, गन मैन, या पॉलिटिकल पावर, तो वो क्या हो गया? वो पावर हो गया। लेकिन जब इसी पावर में लेजिटिमेसी और लीगलिटी जुड़ जाती है तो वही पावर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अथॉरिटी में। जब आप संगठन में कार्य करते हैं, विभिन्न कानूनों के द्वारा जब आपको आदेश की प्राप्ति होती है और उसका जब आप पालन करते हैं तो वही कहलाता है सत्ता। मैंने पीछे बताया कि अगर सत्ता नहीं होगा तो वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ को आदेश नहीं दे पाएगा, संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। मतलब अधीनस्थ कार्य नहीं संपादित करेगा, संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। उत्तरदायित्व को भी यही डिफाइन कर दें। उत्तरदायित्व को कहा गया है कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी या वरिष्ठ पदाधिकारी वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्यकारी है। किसके माध्यम से? उत्तरदायित्व के माध्यम से। ठीक है। उत्तरदायित्व क्या है? संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का अपने कर्तव्यों के प्रति बाध्यता है। मतलब जो कार्य आपको सौंपा गया है उन कार्यों को आपको संपादित करना है, आप उन कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं। सोर्स की हम बात कर ले फटाफट, तो हम सत्ता के स्रोत की बात करेंगे। तो ला पहला स्रोत हो जाएगा, कानून, संविधान, विधि, जो कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन है, ये सब पहला स्रोत हो जाएगा। कोड नाम्स जो होते हैं, जो विधिक नाम्स होते हैं, वो भी दूसरा स्रोत हो जाएगा। और तीसरा डेलीगेशन, जो संगठन में वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ को सत्ता सौंपता है, प्रत्यायोजन। ये तीन स्रोत होते हैं किसके? सत्ता के। आइए हम सत्ता को और डिटेल चले। सत्ता से संबंधित, उत्तरदायित्व नहीं, सत्ता से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं। यहाँ पे दो विचारधाराएं आपको मैं डिस्कस करूंगा। पहला है पदीय विचारधारा, पोजिशनल थ्योरी, जो जितने क्लासिकल थिंकर्स में आपको पढ़ाएंगे, फेयोल, वेबर, इन्होंने पदीय विचारधारा दिया है। क्या कहती है विचारधारा? यह विचारधारा कहती है कि जो अथॉरिटी है वह पद सोपान पर आधारित है। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन हायरार्की। मतलब एक हायरार्किकल सिस्टम में, एक पद सोपानी क्रम में पद ही सत्ता का स्रोत है। इसी को कहा था पदीय विचारधारा। मतलब ये इसके ऊपर सत्ता का प्रयोग करेगा, ये इसके ऊपर, व्यक्ति कौन, इससे कोई मतलब नहीं। पदीय विचारधारा यह मैकेनिकल है, यांत्रिक विचारधारा है, जो कहता है वरिष्ठ पदाधिकारी अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर सत्ता का प्रयोग करेगा। दैट इज नोन एज पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी पहला अप्रोच हो गया, जिसके प्रबल समर्थक है मैक्स वेबर। नौकरशाही में आपको मैं डिस्कस करूंगा। इन्होंने तीन प्रकार की शक्ति बताया, पारंपरिक शक्ति, करिश्माई शक्ति और कानूनी तार्किक शक्ति। और उसी तीन प्रकार की शक्ति के आधार पर उन्होंने तीन प्रकार की सत्ता को डिफाइन किया। पारंपरिक सत्ता,
करिश्माई सत्ता और कानूनी तार्किक सत्ता। और आज जो आधुनिक प्रशासन संचालित हो रहा है उसका आधार है कानूनी तार्किक सत्ता, जो पद पे आधारित है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यवहार में यही अप्रोच लागू है। व्यवहार में प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो यही अप्रोच लागू है। यह क्या है? व्यवहारिक विचारधारा है। दूसरा जो बताया गया स्वीकृति विचारधारा, एक्सेप्टेंस थ्योरी, जिसके प्रोपाउंडर हैं, प्रस्तावक हैं चेस्टर बर्नार्ड और साइमन, हर्बर्ट साइमन थिंकर्स बताएंगे। इन्होंने, बर्नार्ड ने क्या दिया? जोन ऑफ इंडिफरेंसेस और जोन ऑफ न्यूट्रलिटी, सत्ता के लिए उदासीनता का क्षेत्र या तटस्थता का क्षेत्र, इनका ये मानना था इन विचारकों का। और साइमन ने क्या दिया? जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का क्षेत्र। बर्नार्ड का कहना है कि जब अधीनस्थ सत्ता को स्वीकृति प्रदान करेगा, एक्सेप्टेंस थ्योरी है, नाम ही इसका स्वीकृति विचारधारा, तब सत्ता मान्य होगी। सत्ता पद पर आधारित नहीं होता है। क्लस्कल की आलोचना किया गया, इन्होंने कहा सत्ता पद पर आधारित नहीं होता है, सत्ता अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होता है। और जब तक सबऑर्डिनेट स्वीकृति नहीं देगा तब तक सत्ता मान्य नहीं होगी। और उसी स्वीकृति के लिए बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंसेस और जोन ऑफ न्यूट्रलिटी दिया, जो डिटेल में आपको थिंकर्स में पढ़ाऊंगा। साइमन ने, चूंकि बर्नार्ड के ये फॉलोअर थे, उन्होंने बर्नार्ड की विचारधारा को एज यूजुअल लागू कर दिया। तो ये सत्ता के दो थ्योरी हैं। लास्ट में हम देख लें, बहुत छोटा टॉपिक है, डिटेल मैंने बताया ना शुरू में कि थिंकर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो थिंकर्स में इसको एक बार और हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बना अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। सत्ता और जो उत्तरदायित्व है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? उत्तरदायित्व को मैंने डिफाइन किया। उत्तरदायित्व क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू जॉब योर ड्यूटी, जो आपका कर्तव्य है एज ए प्रशासनिक अधिकारी, उसका आप कार्य करने के लिए, कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो बर्नार्ड ने कहा 3 प्रकार का उत्तरदायित्व होता है, 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला बताया मोरल, नैतिक, दूसरा बताया लीगल, विधिक, और तीसरा बताया प्रोफेशनल, व्यावसायिक उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल समझिए। मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वह वस्तुतः जो प्रशासनिक एजेंसी हैं जो जनता के लिए कार्य संपादित करती हैं, वो जनता के प्रति मोरल रिस्पॉन्सिबल हैं। नैतिक, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बोला था अकाउंटेबिलिटी, जवाब देता। सब इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहे हैं आपका, ये सारे प्रश्न इंटरव्यू पूछे गए। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर है? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लीगलिटी जुड़ जाए तो वही चेंज होता है अकाउंटेबिलिटी में। जैसे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो अब यह कानूनी हो गया, संवैधानिक हो गया, तो अब यह अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता हो जाता है। और प्रोफेशनल, सिविल सेवक, जो प्रशासनिक एजेंसी जो नीतियां बनाई, सिविल सेवक उन नीतियों को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने के लिए व्यावसायिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस है। इसी मोरल को कहीं कहीं आपको पॉलिटिकल मिलेगा, लीगल मिलेगा और प्रोफेशनल मिलेगा, एक ही चीज है। बर्नार्ड ने इसे कैटेगराइज किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, सत्ता और उत्तरदायित्व में चोली और दामन का साथ है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्विक का यह सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, मैंने डिस्कस किया था। तदनुरूपता का सिद्धांत, क्या कहा था उर्विक ने कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम को इक्वल एंड को टर्मिनस, बराबर और संतुलित। मतलब संगठन में अगर किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपा जाए तो उस सत्ता के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाए, अन्यथा वह निरंकुश हो जाएगा, मिसयूज करेगा। और किसी व्यक्ति को अगर आप उत्तरदायी देते हैं तो उस उत्तरदायित्व का सामना करने के लिए उसके अनुरूप आपको क्या देना पड़ेगा? सत्ता देना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों के बीच को इक्वल और को टर्मिनस का रिलेशन होता है। क्लियर हुआ? लास्ट में हम देखें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे जितने सिद्धांत पढ़े हैं सभी प्रभावित करते हैं। पदसोपान, अगर पदसोपान ही स्पष्ट न हो तो पदसोपान स्पष्ट नहीं होगा, सत्ता और उत्तरदायित्व स्पष्ट होगा। भाई वरिष्ठ पदसोपान को मैंने डिफाइन किया है, इट इज द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। विच टाइप ऑफ रिलेशन? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर पदसोपान ही स्पष्ट नहीं होगा तो सत्ता और उत्तरदायित्व प्रभावित हो जाएगा। आदेश की एकता वो भी है, ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ओनली वन ऑर्डर, या रिस्पॉन्सिबल बिफोर जस्ट सीनियर। अगर आदेश की एकता नहीं क्लियर है तो सत्ता और उत्तरदायित्व तो प्रभावित हो जाएगा। नियंत्रण क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल, वरिष्ठ द्वारा सत्ता के माध्यम से अधीनस्थों पर नियंत्रण। अगर नियंत्रण का
मैंने बताया था विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा तो सत्ता प्रभावित होगा, बहुत कम होगा तब भी सत्ता प्रभावित होगा। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, सत्ता का हस्तांतरण ही तो प्रत्यायोजन है। अगर सत्ता ही स्पष्ट नहीं है तो प्रत्यायोजन कैसे आप करेंगे? डेलीगेशन बाधित हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन, सत्ता के माध्यम से नियंत्रण ही कोऑर्डिनेशन है। सत्ता स्पष्ट नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, समन्वय नहीं स्थापित हो पाएगा। आज जो मैंने पीछे लेक्चर बताया, संचार, जब सत्ता ही नहीं है तो संचार नहीं हो पाएगा। पर्यवेक्षण, सत्ता के द्वारा ही उचित सत्ता के प्रयोग से अधीनस्थ क्या करता, पर्यवेक्षण करता है तो पर्यवेक्षण ही प्रभावित होगा। अर्थात अच्छा, केंद्रीकरण, सत्ता अगर सेंटर पे है तो केंद्र सेंट्रलाइज है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। नीचे है तो डिसेंट्रलाइज। तो स्पष्ट है कि ये सारे फैक्टर हैं जो सत्ता और उत्तरदायित्व को प्रभावित करते हैं। देखिए छोटा सा मैंने लेक्चर दिया और इसका जो एप्लीकेशन है, बेसिक जो कि सिद्धांत है तो यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। एप्लीकेशन थिंकर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आपका फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज बच गया, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और संगठन, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र और स्टाफ, लाइन स्टाफ। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसी पे बेस्ड होगा और आपका फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर में है, मैनेजमेंट सेकंड पेपर में, दोनों कॉमन है, एक साथ में पढ़ा दूंगा। जब ऑर्गेनाइजेशन में समाप्त कर लूंगा, मतलब इसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन, लोक उपक्रम, निगम, सरकारी कंपनी आज समाप्त करने के बाद मैं आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट शुरू करूंगा। मुझे आपके हितों की बहुत चिंता है, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लेक्चर दूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।